जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एक छोटे से पॉइंट्स के बारे में जिसका नाम है भ्रूपोष, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हम एंडोस्पर्म। ठीक है, तो इस क्लास में हम जानेंगे कि एंडोस्पर्म क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है और ये क्या होता है। ठीक है, इसका विकास कैसे होता है और ये कितने प्रकार का होता है, यानी कि छोटे छोटे पॉइंट्स को आज की इस क्लास में हम जानेंगे और वो भी एकदम अच्छे तरीके से और आपको याद हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं एंडोस्पर्म, दैट मींस जो भ्रूणपोष होता है वो क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है और ये कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसके कार्य की बात करें, ठीक है, तो दो भ्रूणपोष है वो भोजन को संचित करने वाला एक प्रकार का ऊतक है। ठीक है, यानी कि हमारा जो फूड होता है उसको स्टोर करने वाला एक प्रकार का टिश्यू होता है। ठीक है, अब ये जो फूड स्टोर करता है किसके लिए स्टोर करता है, किसके लिए संचित करता है, उसको जान लेते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए यानी कि किसके लिए ये फूड को स्टोर करता है उसके लिए आपको छोटा सा लॉजिक समझना होगा। वो लॉजिक है, हम लिख दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे। भ्रूणपोष, देखिए ये जो भ्रूणपोष है, हम भ्रूणपोष पढ़ रहे हैं, लॉजिक भ्रूणपोष से भी निकालेंगे। ठीक है, ये जो भ्रूणपोष है इसमें दो शब्द आया हुआ है। ठीक है, हम दोनों को अलग अलग कर देंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो पहला शब्द है वो है भ्रूण। क्या है? भ्रूण। अब भ्रूण तो समझ में गया, आ गया होगा आपके। जो भ्रूण होता है वो क्या होता है? भ्रूण जो होता है वो बनता है जायगोट से, यानी कि युग्मनज से। युग्मनज से भ्रूण बनता है। फिर उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है पोष। अब देखिए, जो पोष है उसको हम रिलेट करेंगे, ठीक है, उसको हम जोड़ेंगे पोषण से। पोषण से तो इसका अगर हम कंबाइन करके अर्थ निकालें तो इसका जो मतलब निकलता है वो हो गया भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक भ्रूणपोष कहलाता है। क्या? भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक भ्रूणपोष कहलाता है। स्पष्ट हो गया? अब यहां पर एक लाइन और जोड़ लीजिए, एक लाइन क्या, एक शब्द जोड़ लीजिए। भ्रूण तथा अंकुरण के समय, बीज के अंकुरण के समय तथा बीज के अंकुरण के समय, बीज के अंकुरण के समय में भी भोजन को प्रदान करता है। स्पष्ट हो गया? जो भ्रूणपोष होता है वो भ्रूण को भोजन प्रदान करने वाला ऊतक होता है जिसे भ्रूणपोष कहते हैं, तथा बीज के अंकुरण के समय में भी भोजन को प्रदान करता है। स्पष्ट हुआ? अब चलिए हम जान लेते हैं भ्रूणपोष कैसे बना, भ्रूणपोष का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो उससे पहले हम जानेंगे भ्रूणपोष जो होता है वो एक त्रिगुणित कोशिका होती है, यानी कि ट्रिपोलॉइड सेल होती है। आपके मन में कंफ्यूजन हो रही होगी, अब ये ट्रिपोलॉइड क्या होता है, त्रिगुणित क्या होता है। देखिए, अगर हम बात करें त्रिगुणित की बात करें तो यहां पर हम बात करेंगे 3n का। द्विगुणित की बात करें, द्विगुणित का मतलब हो जाएगा 2n, और अगुणित की बात करें, अगुणित की बात करें तो हो जाएगा n। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर हम ट्रिपलॉइड की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 3n, डिपोलॉइड की बात करेंगे तो हो जाएगा 2n, और हैप्लॉइड की बात करेंगे तो हो जाएगा n। तो जो हमारा भ्रूणपोष होता है, जो एंडोस्पर्म होता है, वो होता है त्रिगुणित। क्या होता है? ट्रिपोलॉइड, 3n टाइप का। ठीक है, अब ये 3n टाइप की कोशिका बनती कहां है? पुष्पों में। ठीक है, उसको जानेंगे। दोस्तों, हमने 2 वीडियो के पहले देखा था दोहरा निषेचन। क्या? दोहरा निषेचन, दैट मींस डबल फर्टिलाइजेशन।
डबल फर्टिलाइजेशन में जो परागकण होता है वो दो नर युग्मक को मुक्त करता है। अब जो पहला नर युग्मक होता है वो फ्यूज होता है, यहां पर हम लिख के समझाते हैं, नर युग्मक वो फ्यूज होता है अंड कोशिका के साथ, अंड कोशिका के साथ। और दूसरा जो नर युग्मक होता है वो फ्यूज होता है द्वितीयक केंद्रक के साथ, जिसे हम ध्रुवी केंद्रक भी कहते हैं। तो कौन कौन सी संरचना बनेगी इसको जान लेते हैं। अगर पहले की बात करें तो पहला जो नर युग्मक है वो अंड कोशिका के साथ अगर फ्यूज होता है तो बनाएगा युग्मनज, दैट मीन्स जाइगोट। क्या बनाएगा? युग्मनज, जिसको हम कहेंगे जाइगोट। और जो दूसरी कोशिका होती है, दूसरी जो नर युग्मक होती है सेकेंड वाला, वो फ्यूज होता है द्वितीयक केंद्र के साथ, जिसको हम ध्रुवीय केंद्र कहते हैं। अंग्रेजी में बात करें तो इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्लियस के नाम से हम जानते हैं। जब ये नर युग्मक ध्रुवीय केंद्र के साथ फ्यूज होगा, संलयित होगा, तो बनाएगा प्राथमिक भ्रूणपोष, प्राथमिक भ्रूणपोष बनाएगा। अब देखिए, ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष होता है वो आगे चल करके भ्रूणपोष का निर्माण करता है, और ये जो युग्मनज होता है वो आगे चल करके भ्रूण का निर्माण करता है। दैट मीन्स एम्ब्रियो का निर्माण करता है पहला नर युग्मक, जो कि अंड कोशिका के साथ फ्यूज होता है, और भ्रूणपोष का निर्माण करता है दूसरा नर युग्मक, जो कि द्वितीय केंद्र के साथ फ्यूज होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो जो द्वितीय केंद्रक होता है वहां पर पहले से दो सेल प्रेजेंट होते हैं, और तीसरा सेल नर युग्मक का होता है, ठीक है, मेल गैमेट का होता है, वो जाकर के फ्यूज हो जाता है। तो इस प्रकार से यहां पर हम कहेंगे 3n टाइप का सेल। ठीक है, जो भ्रूणपोष होता है वो हमारा 3n टाइप का होता है। स्पष्ट हो गया? तो इसको भी लिख लेते हैं। जो भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष का निर्माण दोहरा निषेचन के फलस्वरूप त्रिसंलयन के त्रिसंलयन से होता है। भ्रूणपोष त्रिगुणित कोशिका है। भ्रूणपोष जो होता है वो त्रिगुणित कोशिका है। हमने आपको जितना पॉइंट यहां पर बताया वही हमने आपको यहां पर लिखकर समझाया। ठीक है, क्या समझाया? जो भ्रूणपोष होता है उसका निर्माण दोहरा निषेचन के फलस्वरूप त्रिसंलयन से होता है। भ्रूणपोष 3n प्रकार का कोशिका है। अब देखिए, एक पॉइंट यहां पर और नोट करने के लायक है, जो कि कंपटीशन के एग्जाम में बझाने के लिए पूछता है। किसके लिए? बझाने के लिए। ये जो त्रिगुणित भ्रूणपोष होता है वो केवल और केवल पाया जाता है आवृत्त बीजी पादप में। किसमें? आवृत्त बीजी पादप में। लेकिन यहां पर एक पॉइंट है जिसको समझना है आपको। क्या है? जो आवृत्त बीजी पादप होते हैं उसमें भ्रूणपोष का निर्माण होता है निषेचन के बाद, लेकिन अनावृत्त बीजी पादप, दैट मीन्स जिम्नोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं उनमें जो भ्रूणपोष का निर्माण होता है वो निषेचन के पहले ही हो जाता है। तो इसलिए वहां पर जो भ्रूणपोष होगा वो होगा हैपोलॉइड। क्या? जन प्रकार को। तो यहां पर हम लिख देते हैं अनावृत्त बीजी। अनावृत्त बीजी पादप में भ्रूणपोष जन
अगुणित दैट मीन्स जन्म प्रकार का होता है। स्पष्ट? 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ये आके कंपटीशन के एग्जाम में सहायता करेगा। क्या? जो आवृत्ति बीजी पादप होते हैं उसमें जो भ्रूणपोष होता है दैट मीन्स जो एंडोस्पर्म होता है वो होता है त्रिगुणित, जिसका हम कहते हैं 3n। और जो अनावृत्ति पहिली पादप होता है दैट मीन्स जिम्नोस्पर्मिक जो प्लांट होता है उसमें जो भ्रूणपोष होता है वो होता है अगुणित दैट मीन्स n प्रकार का। इतना स्पष्ट हो गया। अब चलिए हम बात कर लेते हैं भ्रूणपोष के प्रकार का, जो कि विभाजन के आधार पर उनको बांटा गया है। किसके आधार पर? भ्रूणपोष को उनके विभाजन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भ्रूणपोष होता है वो होता है केंद्रकीय भ्रूणपोष, ठीक है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दूसरा जो होता है वो होता है कोशीय भ्रूणपोष, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। और तीसरा जो होता है लास्ट होता है उसको हम कहते हैं हेलोबियल भ्रूणपोष, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म, जिसके बारे में बारी बारी से हम पढ़ेंगे। पहला यानी कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म क्या होता है और हेलोबियल एंडोस्पर्म क्या होता है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, हर प्रश्न का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जितने भी प्रश्न इस वीडियो से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो भ्रूणपोष होता है दैट मीन्स जो एंडोस्पर्म होता है वो विभाजन के आधार पर 3 प्रकार का होता है। उन तीनों प्रकार के बारे में हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब आपको केवल हम समझाएंगे इन तीनों प्रकार के भ्रूणपोष को। देखिए, सबसे पहले नंबर पर हमने बताया था केंद्रकीय भ्रूणपोष दैट मीन्स न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में, जो कि ये है। चलिए हम इसको जान लेते हैं, यानी कि केंद्रकीय भ्रूणपोष क्या होता है। अगर दोस्तों केंद्रकीय भ्रूणपोष की बात करें तो इसमें नाम से पता चल रहा है केंद्रकीय दैट मीन्स केंद्रक, तो यहाँ पर केवल और केवल केंद्रक का विभाजन होगा, कोशिका का निर्माण, कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होगा। तो उसी बात को हम समझ लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार के भ्रूणपोष विकास में भ्रूणपोष केंद्रक दैट मीन्स एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का विभाजन होता है, जो स्वतंत्र रूप से बहुत से केंद्रक बनाता है, ठीक है। कई बार विभाजन होगा, 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार विभाजन होगा और स्वतंत्र रूप से बहुत सारे केंद्रक का ये निर्माण कर लेता है। फिर क्या होता है, जो बाद में परिधि पर विन्यासित हो जाते हैं। चित्र में देखिए, परिधि मतलब किसी कोशिका के किनारे पर आ जाना, ठीक है। देखिए ये कोशिका है, ये सेल है, इसका जो केंद्रक है वो इसके किनारे पर लग गया है, न कि बीच में। देखिए यहाँ पर बीच में एक खाली स्थान बड़ा हुआ है बड़ा सा, जिसको हम सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं, यानी कि केंद्रकीय रिक्तिका कहते हैं, ठीक है। हमारा जो सारा केंद्रक है वो विभाजन के बाद परिधि पर विन्यासित हो गया है तथा भ्रूणपोष के मध्य एक रिक्तिका बन जाती है। ये जो रिक्तिका है इसी को हम कहते हैं सेंट्रल वैक्यूल, यानी कि केंद्रकीय रिक्तिका। लेकिन बाद में रिक्तिका समाप्त हो जाती है और बहुत सारे केंद्रक व कोशिका द्रव्य भर जाते हैं। ये जो रिक्तिका है वो कुछ समय के बाद समाप्त हो जाती है और इसमें बहुत सारे कोशिका द्रव्य भर जाते हैं। फिर उसके बाद हमने दूसरे पॉइंट पर बात किया था कोशीय भ्रूणपोष दैट मीन्स सेलुलर एंडोस्पर्म के बारे में। तो जान लेते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म क्या होता है। आपको परीक्षा में ये 2 चित्र बनाने पड़ेंगे सेलुलर एंडोस्पर्म के लिए, तो आप इन चित्रों को प्रैक्टिस कर लीजिए बार बार, क्योंकि आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। देखिए नाम से स्पष्ट है कोशिकीय भ्रूणपोष, तो यहां पर हमने बताया था केंद्रकीय भ्रूणपोष। तो कोशिकीय में क्या होगा, यहां पर कोशिका का निर्माण होगा, कोशिका भी बनेगी, ठीक है। जान लेते हैं इस प्रकार के भ्रूणपोष निर्माण में केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के पश्चात जितनी बार केंद्रक का विभाजन होगा, ठीक है, जितनी बार केंद्रक का विभाजन होगा, जैसे कि यहां पर हम आपको बता देते हैं, मान लीजिए ये कोई केंद्रक है, जब इस केंद्रक का विभाजन होगा, केंद्रक 1 से जब 2 होगा तो यहां पर एक कोशिका बन जाएगी। फिर ये 4 होगा तो यहां पर भी एक कोशिका बन जाएगी। 6 होगा तो फिर से यहां पर कोशिका बन जाएगी। 8 होगा तो फिर से कोशिका बन जाएगी। यानी कि जितनी बार केंद्रक का विभाजन होगा उतनी बार कोशिका भित्ति का निर्माण होगा। स्पष्ट?
देखिए, इस प्रकार के भ्रूपोष निर्माण में केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये इसमें जो भरे हुए हैं छोटे छोटे से जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी कोशिका भित्ति है जिसमें केंद्रक के निर्माण के बाद बना हुआ है। तो सबसे पहले इस चित्र को देख लेते हैं। इस चित्र में हमने मुख्य रूप से कुछ पॉइंटें दिखाई हैं, उसको समझ लीजिए। ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो है आपका पॉलन ट्यूब यानी कि प्राग नलिका, जहां से नर युग्मक आते हैं और वहीं पर एक नर युग्मक जो होता है वो हमारे अंडाशय के साथ फ्यूज होता है। फ्यूज होने के बाद जाइगोट बना लेता है। फिर उसके बाद नीचे है हमारा एंडोस्पर्म बीचों बीच स्थित है। फिर उसके बाद सेंट्रल चैम्बर, ये जो डॉट 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 हमको दिखाए हैं ये सेंट्रल चैम्बर है और इसके किनारे पर एक कोशिका पड़ी हुई है जिसको हम कैलाजल हॉस्टोरियम के नाम से जानते हैं। अब जान लीजिए इसको कैलाजल हॉस्टोरियम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये निभाग भाग की तरफ है, निभाग द्वार की तरफ है, ठीक है, निभाग की तरफ है, इसलिए इसको हम कैलाजल हॉस्टोरियम के नाम से जानते हैं। अब इस दूसरे चित्र में देखिए तो यहाँ पर ये सभी जो छोटी छोटी कोशिकाएं बनी हुई है, ये कोशिका नहीं कोशिका भित्ति है जो कि केंद्रक विभाजन के बाद बनी हुई है, तो इसको हम कहेंगे एंडोस्पर्म प्रॉपर। और इसमें जो बीच में एक काला सा संरचना है बड़ा सा, वो कहलाएगा प्रोएम्ब्रियो। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर हो गया। पहला केंद्रकीय भ्रूणपोष और दूसरा कोशीय भ्रूणपोष। तीसरा पॉइंट बचा हुआ है, तीसरे पॉइंट को हम समझ लेते हैं, वो है हमारा हिलोबियल भ्रूणपोष, जिसको हम हिलोबियल एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हिलोबियल एंडोस्पर्म होता है दोस्तों, वो केंद्रकीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष के मध्य की अवस्था होती है, यानी कि इन दोनों के बीच की स्थिति इसमें पाई जाती है। ठीक है, भ्रूणपोष केंद्र के प्रथम विभाजन के बाद, जब इसके केंद्र का प्रथम विभाजन होगा, ठीक है, इस प्रकार से समझिए। इस चित्र में ये केंद्रक है भ्रूणपोष का एक। इस केंद्रक में जब पहली बार विभाजन होगा, पहली बार विभाजन होगा तो 2 केंद्रक बनेगा, एक केंद्रक ये रहा और एक केंद्रक ये रहा। अब इस प्रथम विभाजन के बाद एक कोशिका भित्ति का निर्माण होगा, ठीक है, एक सेल वॉल का निर्माण होगा, जो कि ये बीचों बीच हो गया। इस को 2 भागों में बांट दिया। फिर क्या होता है, प्रथम विभाजन के बाद केवल और केवल भ्रूणपोष केंद्रक का विभाजन होता है और कोशिका भित्ति का जो निर्माण होता है वो बंद हो जाता है पूरी तरह से। तो क्या होगा, यहाँ पर कोशिका भित्ति का निर्माण तो बंद हो गया, अब केवल और केवल केंद्रक का विभाजन होगा। तो यहाँ पर ऊपर की सेल में एक कोशिका है, नीचे की सेल में भी एक कोशिका है। फिर दूसरे चित्र में देखेंगे 2-2 हो जाएगी, तीसरे में देखेंगे 4 हो जाएगी, फिर उसके आगे वाले चित्र में देखेंगे तो यहाँ पर एक रिक्तिका बन जाएगी ऊपर और नीचे दोनों तरफ। फिर जाते जाते बहुत सारे केंद्रक का निर्माण हो जाता है, तो कुछ इस प्रकार से संरचना बन जाती है। ठीक है, और इसमें कोशिका द्रव्य भी बढ़ जाता है। आई होप दोस्तों आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज क्लास को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सीधा पहुंचे और आप किसी भी क्लास को मिस ना कर सके। एक जरूरी बात, अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर दोस्त के पास आप पढ़ी हुई और हमारा पढ़ाया हुआ ज्ञान पहुंच सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद। आप जल्दी से इन सभी को नोट कर लीजिए।